ओके बच्चों, ये आंसर लिख लो जल्दी। और इधर हाँ कॉर्नर में तुम एक बार खड़े हो जाओ। वहां पे तुमको मैं क्लास में आने के बाद से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कोई ना कोई रीजन के चलते तुम्हारी आवाज आ रही है, तो आप ध्यान रखना अब आवाज नहीं है। ठीक, तो फेस तुम्हारा पूरी क्लास में अब सामने रहे। तो बच्चों एक बार आंसर्स नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूँ। बच्चों तुम दोनों छो मुझसे पूछ लो। अभी रुके। बच्चों आंसर नोट कर लिए। अब बच्चों ध्यान रहे, सबका फेस सामने है। आपको पेन पेंसिल जो भी लेना है ले लें, और अपना खुद का कॉपी पेन वगैरह लेके आए। बार बार मुझे उस तरह के एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि भाई मैं पेन ले रहा था या पेंसिल ले रहा था। ठीक है, अब बच्चों समझो मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें किसी को दिक्कत? सेकंड सेकंड बच्चों देखो, पीवी 2 पावर 3/2 कांस्टेंट। बच्चों इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? क्या हो रहा है इसमें? एक्सपेंशन। बताओ एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। तो वॉल्यूम तो पक्का बढ़ रहा है, तो मैं टेम्परेचर के बारे में पता कर रहा हूं। तो एक तुम्हारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। तो अब तुम्हें टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए, तो पी की जगह लिखोगे एनआरटी बाई वी, V⁻²/3 कांस्टेंट। अब T इक्वल टू K बाई एन आर, V/V⁻²/3 कांस्टेंट। T इक्वल टू K बाई एन आर, V⁻1/3 कांस्टेंट। ठीक है, इधर तुम ठीक है ध्यान रखो आवाज नहीं आए। 1/3 बच्चों, K कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो ये पूरा तो कांस्टेंट हो गया। मुझे बताओ वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अब टेम्परेचर क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो बताओ टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन आसान होते हैं। करना कुछ नहीं होता है, तो मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को यूज करके रिलेशन निकालना होता है। बताओ बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक। थर्ड, इसमें कोई डाउट? थर्ड देखो, एट ए टेम्परेचर T केल्विन, प्रेशर ऑफ 4 ग्राम आर्गन P है। अब उसको 50 केल्विन ज्यादा में रख दिया, उतना ही प्रेशर लाने के लिए 0.8 ग्राम नाइट्रोजन को हटाना पड़ रहा है, आर्गन को हटाना पड़ रहा है। टेम्परेचर तुम्हें बताना है वो कितना होगा, शुरुआत का टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हारी शुरुआत कैसे रहती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों आर फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम है, तो ये भी फिक्स हो गया। तो यहां से बच्चों एन इंटू टी पीवी बाई आर, ये सब एक तरीके से फिक्स हो गए। तो तुम लिखोगे N1T1 N2T2। बच्चों पहले मुझे ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत? तुम्हारा प्रेशर इनिशियल और फाइनल सेम है, तो प्रेशर सेम हो गया, आर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है।
तो ये चीज फिक्स है, तो एनटी फिक्स हो गया, तो N1T1 N2 T2, बताओ कोई तकलीफ? अब पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो बच्चों बताओ आर्गन का मॉलिक्यूलर मास 40, तो पहले मोल्स थे 4/40, टेम्परेचर T, बाद में नहीं पता। अब टेम्परेचर कितना कर दिया? T+50, T+50, इसमें कोई दिक्कत? ठीक, T+50 टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो बच्चों बताओ तुमने कितना निकाल दिया उसमें से? 0.8 ग्राम, तो बचेगा कितना? 3.2। बोलो बच्चों। हाँ तुम बीच में से उठ जाओ, वहां से उठ जाओ, वहां से, ठीक, इधर बैठ जाओ इनके पास में, उठ जाओ वहां से। तो बच्चों आप वापस देखो, 0.8 ग्राम आर्गन तुमने बाहर निकाल दी, 0.8 ग्राम आर्गन अगर बाहर निकाल दी तो बची कितनी? 3.2 ग्राम। अब बच्चों बताओ गुणा भाग करके टी निकाल लोगे, कोई तकलीफ? कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ पाए? ठीक है। अब बच्चों मुझे फिर बताओ, ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई डाउट? 4, देखो बच्चों बताओ पहले प्रेशर इसमें कितना था? बोलो बच्चों, क्वेश्चन में पहले प्रेशर कितना था? 1, बाद में कितना है? बोलो बच्चों, 1.5। तो बच्चों फिर बताओ पहले प्रेशर, बाद में, तो प्रेशर कितने टाइम्स हो गया? 1.5 गुना। प्रेशर कितने टाइम्स हो गया? 1.5 गुना। अगर 1.5 गुना प्रेशर हो गया है तो अब कहानी यहीं से शुरू होगी। वॉल्यूम फिक्स, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बच्चों वॉल्यूम फिक्स, आर फिक्स, टी फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, आर फिक्स, टी फिक्स। तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आ गया? बोलो बच्चों, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आया? नंबर ऑफ मोल्स के। प्रेशर अगर नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल आ गया तो अगर प्रेशर 1.5 गुना हो गया तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने टाइम्स होने चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए? 1.5 गुने। ये पॉइंट बच्चों समझ गए? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब वापस देखो, मैं बोल सकता हूं कि जो फाइनल मोल्स होंगे वो इनिशियल मोल्स के 1.5 गुने होने चाहिए, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अब इनिशियल मोल्स अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास 2 ग्राम गैस थी, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। बाद में अगर मैं लिखूंगा तो 2/m1 पुराने वाले, और नया मान लो तुमने m उसमें इंसर्ट किया, कितना किया है? m 3 ग्राम शायद, है ना? 3 ग्राम। तो नए मोल्स पुराने मोल से 1.5 गुने होने चाहिए। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? तो 3/m1, 2/m1 प्लस 3/m2, 3/m2 बच्चों 1/m1, बस m1/m2 तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वापस समझो बच्चों, प्रेशर तुम्हारा 1 से 1.5 हुआ तो प्रेशर तुम्हारा 1.5 गुना हुआ। प्रेशर अगर 1.5 गुना हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स भी 1.5 गुना होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स 1.5 गुना होने चाहिए, तो फाइनल वाले मोल्स मैंने इनिशियल का 1.5 गुना कर दी। इनिशियल 2/m1, फाइनली ये, बस सॉल्व कर लिया। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है ये? ठीक। फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डाउट बच्चों? बच्चों देखो, कहानी हमेशा यहीं से शुरू होगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बच्चों बताओ ग्राफ किस किस के बीच में? बोलो बच्चों किसके बीच में ग्राफ है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अब देखो, वॉल्यूम इक्वल टू एन आर पी टी, ये चीज क्लियर है? हाँ तुम, अब बच्चों इनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये चीज तुम्हारी क्या हुई? स्लोप। ये चीज क्या हुई? स्लोप। मुझे बताओ आर कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट। प्रेशर तुमने क्वेश्चन में क्या कर दिया है? डबल, तो इसको किया डबल। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों वापस ध्यान से देखो,
मास तुमने क्या कर दिया, डबल। मास अगर डबल कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, डबल। तो ये भी डबल हो गया, 2 और 2 कट गए, तो बताओ स्लोप वही रहेगा या बदलेगा। तो बच्चों मास डबल कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए। जनरली हम नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लेके चलते हैं, लेकिन यहां मास डबल कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए। अब प्रेशर डबल किया तो 2 2 कट गया, ये आ गया। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत, समझ गए। अब बच्चों मुझे वापस आंसर दो। मान लो केवल मास डबल करते तो आंसर क्या होता, प्रेशर नहीं करते। बोलो बच्चों ए बी सी कौन सा आंसर होता, बोलो बच्चों कौन सा आंसर होता। बच्चों आवाज नहीं आ रही, कौन सा आंसर होता फिर। बच्चों देखो केवल मास डबल किया तो ऊपर वाली चीज बढ़ गई, ऊपर वाली चीज बढ़ गई मतलब स्लोप बढ़ गया। स्लोप बढ़ गया तो बताओ ए बी सी किसका स्लोप ज्यादा है, ए का। तो फिर ए आंसर। यही मान लो मैंने मास डबल नहीं किया होता, केवल प्रेशर डबल किया होता तो आंसर, बोलो बच्चों इसे नहीं करता केवल इसे करता तो चेन्नई। क्योंकि प्रेशर डबल करोगे तो स्लोप क्या होगा, आधा। कम स्लोप किसका है, सी का। बच्चों को समझ पाए कि ऊपर से चला गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई डाउट किसी को, वापस बताता हूं बच्चों, इसको हटा देता हूं। V इक्वल टू R N P T, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तुम कहोगे सर ओरिजिन से तो जा ही नहीं रहा। तो बच्चों कई बार क्या होता है, केल्विन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो केल्विन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो -273 जीरो यहाँ पे माना जाएगा, तो उस वजह से ग्राफ ऐसा आ जाता है। अब ये 3 लाइन है बी ए सी, एक बच्चे को इस पे रख दो, किस पे तेजी से फिसलेगा और किस पे सबसे कम। तो इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम। तो पहले ग्राफ तुम्हारा बी था, तुमने क्या किया, इसको डबल किया, मास को डबल किया तो नंबर ऑफ मोल्स डबल, तो 2 2 कट गए, कट गए तो स्लोप वही होना चाहिए। तो पहले ग्राफ ये था तो अब भी यही रहेगा। बस ये आंसर हो जाएगा। अभी समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई डाउट। 7 बच्चों, 8th, 8th में बच्चों बस इतना और ऐड कर लो, पिस्टन मूव स्लोली, पिस्टन मूव्स स्लोली, पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है। तो बच्चों लास्ट टर्म पे हमने बताया, डिस्कस किया था, अगर पिस्टन मूव करेगा तो प्रोसेस कौन सी होगी। बोलो बच्चों पिस्टन अगर मूवेबल है तो प्रोसेस कौन सी होगी। बच्चों आवाज नहीं आई, मूवेबल पिस्टन में प्रोसेस कौन सी मान के चलते हैं। बच्चों याद करो सीपीसीबी डिस्कस किया था, तब मैंने बताया था अगर पिस्टन मूवेबल हो तो प्रोसेस कौन सी होगी। हम्म, बच्चों घर पे तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, इससे ये साबित हो रहा है। बच्चों अगर पिस्टन मूवेबल है और स्लोली मूव कर रहा है तो प्रोसेस को हम आइसोबेरिक लेके चलते हैं। कौन सी प्रोसेस रहती है, आइसोबेरिक। और ये अगर कुकर फिक्स वाला एग्जांपल मैंने दिया था, वो प्रोसेस कौन सी थी, तो जिसमें पिस्टन मूवेबल हो वो प्रोसेस कौन सी होगी, आइसोबेरिक। समझ गए, आगे चलते हैं। तो यहां बच्चों वॉल्यूम भले ही चेंज हो बट प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई डाउट। देखो बच्चों कहां, हाँ आंसर दिल्ली आएगा, मैं बताता हूं। पीवी एन आर टी, तो पी एन आर टी बाई वी, ठीक है बच्चों। बच्चों बताओ टेम्परेचर 300 से 3000 किया, बताओ कितने टाइम्स किया, तो प्रेशर कितने टाइम्स होना चाहिए। बच्चों आर फिक्स वी फिक्स, टेम्परेचर 10 गुना करोगे तो प्रेशर 10 गुना, टेम्परेचर 10 गुना करोगे तो प्रेशर 10 गुना। कोई तकलीफ, ठीक है। लेकिन ये एटॉमिक, एटम्स में टूट गया। बच्चों उसमें देखो हाइड्रोजन कन्वर्टेड, एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई।
तो बच्चों मान लो तुम्हारे पास 10 ग्राम H2 थी, बताओ कितने मोल्स है? 10 ग्राम H2 कितने मोल्स है? 5। अब ये एटम्स में टूट गई तो 10 ग्राम H एटम्स है, अब कितने मोल्स है? 10। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हुए 10 और ये हुआ मतलब 2 और ये 10, तो 10 इंटू 2, प्रेशर कितने टाइम्स होगा? प्रेशर कितने टाइम्स होगा? 20 टाइम्स। कनेक्ट कर पाए? नंबर ऑफ मोल्स हुए तुम्हारे डबल, नंबर ऑफ मोल्स डबल, टेम्परेचर 10 गुना, तो 20 गुना। समझ गए? इधर तुम इधर फेस रखो, ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलो। पर याद रखो अपना सीट वगैरह सब लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 9। ओके, 10 में बच्चों कोई दिक्कत? 10 बच्चों देखो, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट, अब वही टेम्परेचर वॉल्यूम में चाहिए, तो पी को लिखोगे एन आर टी बाई वी, वी स्क्वायर कांस्टेंट, एक वी कट गया, टी वी के बाई एन आर। देखना अगर मैं कोई मिस्टेक करूं, ठीक है? ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, तो T1 V1 T2 V2, पहले टेम्परेचर T वॉल्यूम V, बाद में टेम्परेचर T2 वॉल्यूम डबल, तो टेम्परेचर कितना आ गया? T बाई 2। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। 11, इसमें कोई डाउट बच्चों? 12, ये तो सीधा है, V इक्वल टू √3 RT/m, तो √m1/m2, ठीक है ना? अगर दूसरे से उसका पूछा है तो 2/1, अच्छा अच्छा, √m² V1/V2, बच्चों m1/m2 होना चाहिए, है ना? नहीं, सही है, सही है, वो नीचे होता है, हाँ, m2/m1, ठीक है? ओके, 13, किसी को भी डाउट? 14, 15, 16, 16 में जैसे एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और आरएमएस, तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है, फिर एवरेज और सबसे ज्यादा होती है आरएमएस, ठीक है? 17, 18, 18, बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन मेरे डीपीपी में भी था, देखो, V 3RT/m, ठीक है? तुमसे कहा टेम्परेचर को डबल, ठीक है भाई? अब ये एटम्स में टूट गए तो मॉलिक्यूलर मास भी आधा हो गया, तो 2 और 2 4, 4 का √2, तो स्पीड अब कितनी हो जाएगी? डबल। समझ गए ना बच्चों? ऐसा ही क्वेश्चन मेरे डीपीपी में था, हाइड्रोजन गैस की स्पीड 300, टेम्परेचर डबल किया और वो एटम्स में टूट गया, तो स्पीड कितनी हो गई? 600। वैसा ही क्वेश्चन है, समझ गए ना बच्चों? ओके, 19 बच्चों, कोई डाउट? 20, 21, 22, बच्चों बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। देखो ऑप्शन सी, देखो, एक गैस बिहेव मोर क्लोजली आइडियल गैस, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, सही है। अब आरएमएस स्पीड निकालनी है, तो आरएमएस स्पीड होती है √3 8 25/3 आर, टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों तुम्हें दिया है 27 300, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, बच्चों सॉल्व करोगे ये लगभग 484, लेकिन याद रहे मैंने मिस्टेक की है, -3, सॉल्व करोगे लगभग 484 आ जाएगा। तो अब ए वाला सही है, तो ए सही है, सी सही है, तो गलत कौन सा हुआ? बॉम्बे, बस आंसर। बच्चों सी वाला मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, ए वाला सही आ जाएगा, तो गलत कौन सा होगा? बॉम्बे। हाँ अब बोलो, कोई दिक्कत हो? ठीक है। 23rd, इसमें कोई डाउट? इसमें डाउट है? देखो, at what temperature root mean square velocity of gaseous hydrogen molecule equal to oxygen molecule? देखो बहुत सिंपल सा, 3 R T by
एम। किसके बराबर करना है? 3R। टेम्परेचर कितना दिया है? 47। 47 मतलब 320, और ऑक्सीजन का 32। चाहो तो वो जब रेशो में होता है तो कट जाता है, फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये कट गए, ये 100 बार 3R कट गए, स्क्वायर कर दो, T/2। अच्छा 10 टाइम्स बोला क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। इज इक्वल टू दैट ऑफ 10 कहां से आएगा? अच्छा ये 10 होगा, ठीक है, मैंने 100 लिखा है। 10, और तो कोई मिस्टेक नहीं, तो ये 10 आएगा, ठीक है ना? तो 20, 20 केल्विन। हाँ सही है, चेक करो अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके 24, कोई डाउट? 25, ठीक है बच्चों, यहीं तक शायद मैंने दिया होगा। अब नेक्स्ट टर्म के लिए बच्चों मैं अभी से ही बता रहा हूं, तुम इसमें अप टू 15 तो कर ही सकते हो, नेक्स्ट सीट में अप टू 15 तो कर ही सकते हो, तो वो होमवर्क में रख लेना, बाकी और बताता हूं, ठीक है? अब बच्चों मैं आगे का कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा हूं, उसे समझें। लास्ट टॉपिक बच्चों हमने पढ़ा था हीट। हीट बच्चों क्या होता है? एनर्जी का ही फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट होता है बच्चों? बताओ, हाई टेम्परेचर से लो या लो से हाई कैसे फ्लो करता है? हाई से लो, हाई से लो, क्लियर है? जनरली हीट कैसे फ्लो करेगी? हाई से लो, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है? अब बच्चों बताओ, गैसेस को कितने तरीके से हीट प्रोवाइड कर सकते? गैसेस को कितने तरीके से हीट प्रोवाइड कर सकते? इनफाइनाइट। तो गैसेस के लिए कितनी स्पेसिफिक हीट होंगी? इनफाइनाइट। जनरली हम कौन सा ज्यादा पढ़ते हैं? सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होती है? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, समझ गए? इनका डिफरेंस क्या होता है? आर। इन जनरल अगर मुझे हीट सप्लाई लिखनी हो तो एन सी डेल्टा टी, समझ गए बच्चों? यहां तक दिक्कत? अब बताओ, सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो प्लस या माइनस? सिस्टम को हीट दे रहे हो प्लस या माइनस? प्लस। सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो, सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो माइनस। कोई तकलीफ? ठीक है। अब आगे की कहानी बच्चों हम पढ़ रहे हैं, उसे समझो। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल करो। मान लो मैंने तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी दे दी 2 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। 2 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं ये दे रहा हूं, 20 ग्राम हाइड्रोजन है, 20 ग्राम हाइड्रोजन। तो बच्चों इतना लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। 2 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, 2 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब बच्चों लिखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर if temperature of gas, calculate amount of heat required if temperature of gas increase from 100 डिग्री सेल्सियस टू 130 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बहुत आसान सा है, कर लो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर इफ टेम्परेचर of gas increase from 100 डिग्री सेल्सियस टू 130 डिग्री सेल्सियस। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तभी बताएं। ओके अब हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें, बोलो बच्चों।
बोलो बच्चों। 600, बस सिंपल सा है। देखो, डेल्टा क्यू एन सी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो 20/2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, स्पेसिफिक हीट हमें दे ही रखी है 2 मोलर स्पेसिफिक हीट। अब टेम्परेचर 100 से 130 यानी कि 30, 600 जूल। बच्चों ये क्लियर है? कोई तकलीफ? ठीक है, अब फिर समझो, ये वाला क्लियर है ना? बस फॉर्मूला लगाना। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बट डायरेक्टली आप मुझे बताओ। मान लो इसको मैं 273 केल्विन से या 373 केल्विन से, लेट्स से 303 या 403 केल्विन बोलता, 373 केल्विन से 403 केल्विन बोलता। बच्चों बताओ आंसर सेम आता है या डिफरेंट? तो बच्चों केल्विन में जो चेंज होता है वही सेल्सियस में होता है, केल्विन में जो चेंज होता है वही सेल्सियस में होता है। तो अब चाहे मैं ये लूं या ये लूं, सेम होगा। अब मान लो मैं क्वेश्चन को बदलता हूं, क्वेश्चन को बदलता हूं। मान लो मैंने बोला कि टेम्परेचर 50 से 80 किया सेल्सियस में, बताओ आंसर वही आएगा, बदलेगा? वही रहेगा। केल्विन कर दूं अब, तो बच्चों अगर चेंज सेम है तो सेल्सियस केल्विन से फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है। चाहो तो आप कन्वर्ट करो, चाहो मत करो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट समझ गए? चले आगे। अब बच्चों कैलोरीमेट्री में मे भी तुमने एक और फॉर्मूला देखा हो, डेल्टा क्यू एम एस डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। बच्चों देखा है? नहीं देखा है तो अभी मान लो, ठीक है। देखो, अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो, अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एम एस डेल्टा टी। लेकिन अगर वेरिएबल हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। अब इसी को गैस के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो गैस के लिए कैसे करोगे? एम की जगह नंबर ऑफ मोल्स, सी डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। इतना समझ गए बच्चों? अब एग्जाम्पल बच्चों में लिख रहा हूं, देखना। मान लो मैंने स्पेसिफिक हीट दी 2T, टी बच्चों टेम्परेचर है, ठीक है ना, 2T, 2T, ओके, पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अगेन मान लो नंबर ऑफ मोल्स मैंने दे रखे हैं 5 मोल, वही हाइड्रोजन वाला ही ले लेते हैं। अब टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं, लेट से 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अब तुम्हें हीट निकालनी, आंसर बच्चों बोलना नहीं है, करो एक बार। अब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं, अब स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिपेंडेंट है 2T। तो बहुत आसान सा है, बट किसी पर्पज से क्वेश्चन दिया है, आंसर बोलना नहीं है, एक बार कर लो, जब मैं पूछूं तब बताना। टू टी, अच्छा यूनिट मैंने नहीं लिखी, जूल, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मोल्स 5 दे दिए तो मास की जरूरत नहीं है उसमें। अब बच्चों हैंड राइज करें जिनसे ये हुआ हो, और कोई? बच्चों 1500 करेक्ट है, 1500 जूल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यही फॉर्मूला लगाना है, तो नंबर ऑफ मोल्स 5, ये 2T dt, अब 10 से 20, अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं तो चेक करना। बच्चों इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t²/2, तो 2 हट गया, t², 10 से 20। अब लिमिट्स रखोगे, 20 का स्क्वायर 10 स्क्वायर,
फाइनल आंसर 1500 जूल। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ? क्लियर है ये? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, फाइंड डेल्टा क्यू इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम, ठीक है ना। मान लो बच्चों 10 से 20, 10 से 20, एक काम करता हूँ, रुकना, मैं इसको कर देता हूँ ऐसे ही, 300 केल्विन टू 310 केल्विन, ठीक है ना। आंसर बोलना नहीं है बच्चों, एक बार बस कर लो। पिछले क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ हो तो बताओ, पिछले क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ लग रही हो जरूर पूछो, पिछले वाले में कहीं भी डाउट किसी को? ठीक है ना बच्चों, पिछला वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? ठीक। अब बच्चों बताओ, जैसे 300 से 310, 10 से 20, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है या नहीं? तो अब भी आंसर सेम आएगा या नहीं? तो बच्चों अब आंसर सेम नहीं आएगा। तो याद रहे, जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो, तभी वो फंडा लगा सकते, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो तभी वो फंडा लगा सकते हो कि भाई डिफरेंस का फर्क नहीं पड़े। अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है तो प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करोगे। तो अब मान लो मैं इसका आंसर निकालूंगा, तो बच्चों मैं कैलकुलेशन पूरी नहीं कर रहा हूं, बस अप्रोच बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स वही 5, स्पेसिफिक हीट बच्चों 2T dt। अब इसको सेल्सियस में चेंज करोगे तो 27, इसको चेंज करोगे तो 37। अब लिमिट्स रखोगे तो देखो 5T² 27 से 37, जो आना होगा आ जाएगा। कंसेप्ट समझे बच्चों? जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केल्विन सेल्सियस कोई चेंज वेंज करने की दिक्कत नहीं है, तो मजे से फॉर्मूले लगा सकते। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है तो तुम्हें प्रॉपर यूनिट्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों कोई दिक्कत? ठीक, तुम भी ध्यान रखो। बोलो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ये चीज दिमाग में फिट है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट में सेल्सियस केल्विन फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। लेकिन वेरिएबल स्पेसिफिक हीट होगी तो तुम्हें प्रॉपर यूनिट्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट बच्चों अभी क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों याद करो, मैंने तुम्हें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिखाई थी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये सारी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, कई जगह मैंने बताया है कई जगह नहीं बताया, पर वो पता होना चाहिए। अब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो बच्चों बताओ, एन मोल्स के लिए, एन मोल्स के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या आई थी? 3/2 nRT। तो n इंटू 3/2 RT, ये आई थी, कोई तकलीफ? अब एक मोल के लिए बच्चों कितनी आई? एक मोल के लिए 3/2 RT, कोई तकलीफ? अब एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। तो एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, एक मोल के लिए 3/2 RT, और n मोल्स के लिए इंटू n, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये पॉइंट समझ गए बच्चों? पिछले क्वेश्चन और यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको अभी हम यूज करेंगे, इस वजह से मैंने रिवाइज करवाया। ये पॉइंट समझ गए? अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको मैं हटा रहा हूं, अब कर लिया ना सबने? तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो बच्चों मैंने इसको एफ से डिनोट कर दिया, किससे डिनोट कर दिया है? एफ से। अब बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो बहुत पतली गली है, बहुत पतली गली, एकदम स्ट्रेट है, इसमें एक कार ऐसे जा रही है, इसका मोशन 1D 2D 3D। बोलो बच्चों,
एक बहुत पतली सी गली है, उसमें कार बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, मोशन कैसा होगा? कोई तकलीफ? ठीक है। मान लो मैंने इसे एक्स एक्सिस बोला और कार इधर जा रही है, तो वेलोसिटी एक्स में ही होगी, मास एम। इसकी बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ? तो बच्चों फिर बताओ, अगर कोई पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में बिना मुड़े जा रहा, तो 1D 2D 3D कैसा मोशन होगा? 1D। काइनेटिक एनर्जी में केवल जहां जा रहा है उसकी वेलोसिटी चाहिए, आ जाएगी। कोई तकलीफ? ठीक है। अब मान लो तुमने पार्टिकल ऐसे फेंका, इधर गिर गया, प्रोजेक्टाइल मोशन 1D 2D 3D कैसा होता है? 2D। तुम जब वेलोसिटी लिखते हो तो y x, इधर भी वेलोसिटी होती है, इधर भी वेलोसिटी होती है। तो 2D मोशन है तो तुम्हें दो डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे। तो अब तुम्हें अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो कैसे लिखोगे? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत? ठीक है। अब वापस आते हैं। मान लो इस रूम में कोई मच्छर मक्खी उड़ रहा है, उसका मोशन क्या होगा? 1D 2D 3D? बिल्कुल रैंडम मोशन होगा मच्छर मक्खी का। 3D मोशन। 3D मोशन है तो एक्स वाई जेड किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी? किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी? तीनों में। तीनों में वेलोसिटी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? हाफ एम, ये समझ गए? तो बच्चों फिर बताओ, मान लो कोई मच्छर मक्खी उड़ रहा है, उसका किस डायरेक्शन में मोशन होगा? तीनों में। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आएगी? तीनों की वजह से। ये चीज समझ गए? अब हम वापस आते हैं। इस रूम में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? तीनों में। किस, मान लो सबका अगर एवरेज देखें तो x, लेट से मैंने बोल दिया ये x, ये y और ये z, ये x, ये y, ये z। तो जो गैस मॉलिक्यूल है एक्स वाई जेड किसमें ज्यादा रफ्तार से भाग रहे हैं? एक्स वाई जेड किस डायरेक्शन में ज्यादा रफ्तार से भाग रहे हैं? रैंडम मोशन है तो लगभग सेम बैठेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और एवरेज देखोगे तो किस डायरेक्शन में ज्यादा बैठेगा? सेम। तो अगर मैं इसकी इसकी और इसकी एनर्जी मानता हूं तो कौन सी एनर्जी इसमें ज्यादा होगी गैस मॉलिक्यूल के लिए? बराबर होगी। तो मान लो इसकी अगर मैं कुछ ई मानता हूं तो इसकी भी कितनी होगी? इसकी भी टोटल। तो तीनों डायरेक्शन की मिलकर एनर्जी कितनी बैठी? 3। तीनों डायरेक्शन की मिलकर एनर्जी कितनी बैठी? 3। अब बच्चों मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kBT। यही तो होती है, अब एबीसी का। तो एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होती है। तो तीनों डायरेक्शन की मिलके काइनेटिक एनर्जी ये है। तो बताओ एक डायरेक्शन की वजह से कितनी होगी? एक डायरेक्शन की वजह से कितनी होगी? हाफ kBT। बोलो कोई दिक्कत? तो एक डायरेक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी बैठी? हाफ kBT। किसके लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए। ये दिमाग में फिट है? अगर मैं एक मोल के लिए पूछूंगा तो एक मोल के लिए हाफ RT, हाफ RT। और n मोल्स के लिए? तो अब जो तुम्हें दिमाग में फिट रखना है वो समझो। एक मॉलिक्यूल की एक डायरेक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है? हाफ kBT। एक मॉलिक्यूल की एक डायरेक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है? हाफ kBT। ये पॉइंट समझे बच्चों? ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमसे क्या कहता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज ड्यू टू विच ए गैस मॉलिक्यूल कैन हैव काइनेटिक एनर्जी, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने इंडिपेंडेंट वेज की वजह से कोई गैस मॉलिक्यूल अपने पास काइनेटिक एनर्जी रख सकता है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम।
अब अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करता हूं तो गैस मॉलिक्यूल कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता? तीन ही इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है, एक्स वाई जेड, ठीक ना, इंडिपेंडेंट। अब आप सोचो कि एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, वो थोड़ी डिपेंडेंट हो जाती है, लेकिन 90 डिग्री जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है, एक्स वाई जेड। तो मेरे क्वेश्चन का फिर आंसर, कोई गैस मॉलिक्यूल कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है? तो ट्रांसलेशन की वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? तीन। अब हाइड्रोजन की बात करें तो वो कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2। तो ट्रांसलेशन की वजह से हर एक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? तीन। ये पॉइंट समझ गए? तो अब बच्चों पॉइंट बना के लिखते चलो। डिग्री ऑफ फ्रीडम में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज by which a gas molecule, number of independent ways by which a gas molecule can have kinetic energy, number of independent ways by which a gas molecule can have kinetic energy is called degree of freedom. Number of independent ways by which a gas molecule, number of independent ways by which a gas molecule can have kinetic energy is called degree of freedom. तो जितने इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपने पास काइनेटिक एनर्जी रख सकता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जितने इंडिपेंडेंट तरीके से वो काइनेटिक एनर्जी अपने पास रख सकता है वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वो हमसे ये कहता है कि गैस मॉलिक्यूल के लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी इक्वल होती है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी इक्वल होती है, क्योंकि रैंडम मोशन हम मान के चलते हैं तो हर एक की बराबर मानते हैं। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एक मॉलिक्यूल की क्या मानते हैं? हाफ kB/t। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आता है। ये चीज समझे, होना भी चाहिए क्योंकि रैंडम मोशन है तो हर एक का सेम ही होगा, मैंने अभी बताया भी। तो उसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, according to law of equipartition of energy, average kinetic energy, average kinetic energy due to each degree of freedom, average kinetic energy due to each degree of freedom will be half RT per mole और half KT, KB कर लो चाहो तो, half KBT पर मॉलिक्यूल। तो जो अभी मैंने समझाया वही है, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एनर्जी हाफ kBT और यहां हाफ RT, अगर एक मोल के लिए चाहिए तो हाफ RT। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हाफ RT पर मोल और हाफ kBT पर मॉलिक्यूल। तो बच्चों जो तुम्हारा क्विज रहेगा उसमें मान लो KTG अपना जितना हो जाएगा वो आएगा। टेस्ट में ग्रेविटेशन और KTG दोनों आएंगे, ठीक ना, ग्रेविटेशन और KTG दोनों आएंगे, लेकिन क्विज में जहां तक है KTG रहेगा, एक आध कोई क्वेश्चन ग्रेविटेशन का रहा तो रहा, वरना KTG रहेगा। ठीक है, ओके, इतना कर लिया बच्चों। बच्चों इधर यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब बच्चों एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ये है, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इतना है। बच्चों इधर आओ, मान लो किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो बताओ उसकी एनर्जी क्या होगी? इंटू 2।
इंटू टू। मान लो 4 है तो इंटू 4, 10 है तो इंटू 10, और f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इंटू f। समझ गए? तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप लिख लो, इफ गैस मॉलिक्यूल हैव f डिग्री ऑफ फ्रीडम देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो जाएगी F/2RT, और अगर n मोल्स होंगे तो n इंटू F/2RT। If gas molecule have F degree of freedom, then average kinetic energy per mole will be F/2RT। ठीक, और अगर n मोल्स हो तो n मोल्स के लिए ये हो जाएगा। If gas molecule have F degree of freedom, then average kinetic energy per mole will be F/2RT, और अगर n मोल्स होंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी n इंटू F/2RT। ठीक है बच्चों? अब बच्चों मुझे बताओ, कोई सा भी गैस मॉलिक्यूल हो, कोई सा भी गैस मॉलिक्यूल हो, कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है? 3। तो कोई सा भी गैस मॉलिक्यूल हो, ट्रांसलेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? तो ट्रांसलेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही होंगे, हमेशा 3 ही होंगे। ये चीज दिमाग में फिट है। लेकिन बच्चों मॉलिक्यूल रोटेट भी करते हैं, तो अब हम रोटेशन वाली एनर्जी भी काउंटिंग में लेंगे। ट्रांसलेशन के 3 होंगे, ये दिमाग में फिट हो गया। चले आगे अब। ठीक है, इसे बच्चों अब मैं हटा रहा हूं, ये समझ गए? तो बच्चों पहले मैं समझा रहा हूं, फिर काम की चीजें आपको लिखवा दूंगा। ठीक है? तो अब बच्चों केवल समझना है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझो। बच्चों जैसे हमने मोनो एटॉमिक गैस पकड़ी, मोनो एटॉमिक गैस के एग्जांपल बोलो। मोनो एटॉमिक गैस हीलियम और नियोन और आर्गन, ये सब है। अब इनमें बताओ कितने एटम्स होंगे? एक। केटीजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एक एटम है। ये मैंने एक्स, ये वाई, और ये मान लो जेड। तो बच्चों ये एक्स वाई जेड, हम अगर माने ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस से बच्चों मान लो ये एक सिंगल एटम हो गया, सिंगल एटम। अब ये एक्स एक्सिस है, तो बच्चों ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मान लो एटम ऐसे घूम रहा है, एटम ऐसे घूम रहा है। तो अगर एटम ऐसे घूम रहा है तो मुझे बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मान लो वो ऐसे घूम रहा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? अब मान लो बच्चों ये वाई एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस के अबाउट वो ऐसे घूम रहा यूं, ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो गई। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं लिखूंगा तो हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर। अब जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस होगी मान लो। अब जेड एक्सिस के अबाउट मान लो वो ऐसे घूम रहा है, अगर वो इस तरह से घूम रहा है तो जेड एक्सिस की वजह से अगर मैं लिखूंगा तो हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? तो गैस मॉलिक्यूल 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, रोटेशन की एनर्जी ये रही। अब बताओ स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, जो हम मान के चलते हैं एग्जैक्टली वो सही नहीं है, पर मान के वही चलते हैं, तो मान के चलना है। ठीक है? हम मान के चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं, एकदम पॉइंट मास। बताओ पॉइंट मास की रेडियस क्या होगी? 0। तो रेडियस 0 रखोगे तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो 0 0 0। बताओ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की, तो बच्चों बताओ मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक उसके लिए रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी 0। तो बच्चों याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो, मोनो में एक सिंगल एटम होगा, गोल बनाओगे, गोल बनाओगे मतलब 0।
तो उसमें रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो बच्चों मोनोएटॉमिक के लिए रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब वापस आओ। अब बच्चों मान लो मैंने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, बोलो डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के एग्जांपल, N2 और H2 और ये सब डाई एटॉमिक है। अब इनके लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये कोई डाई एटॉमिक हो गया, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, मान लो ये H2 है या O2N2 कोई भी हो सकता। तो अब बच्चों समझना, देखो इसको डाई एटॉमिक मान लो, लीनियर पॉली एटॉमिक उसमें भी चल जाएगा, तो तीनों लेके चल रहे हैं, लीनियर पॉली एटॉमिक। बच्चों बताओ लीनियर पॉली एटॉमिक का एग्जांपल, लीनियर पॉली एटॉमिक कोई भी एग्जांपल बताओ। कुछ कुछ सही बोल रहे हैं, बोलो। CO2 जिसने बोला है सही है, CO2 की ज्योमेट्री लीनियर होती है। तो बच्चों डाई एटॉमिक हो या लीनियर पॉली एटॉमिक, तो बच्चों अब इसको मान लो जैसे ये CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 जस्ट मान लो, अब समझो एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस बच्चों मैं यूं घुमा रहा हूं, यूं। तो बच्चों सोचना, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, समझ पाए ना बच्चों, तीन मॉलिक्यूल से मैं यूं घुमा रहा हूं, CO2 मॉलिक्यूल मान लो, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, और मैं यूं घुमा रहा हूं। तो बच्चों बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं यूं घुमा रहा हूं ऐसे, स्फीयर है रेडियस r, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², इसका 2/5 mr², इसका यही होगा। तो जब मैं यूं घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², 2/5 mr², 2/5 mr²। रेडियस क्या मान के चलते हो, आर्क पॉइंट मास के लिए, तो रेडियस 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तो एनर्जी 0। तो इस x की वजह से एनर्जी क्या आएगी, 0। ये चीज समझ गए, x की वजह से एनर्जी 0, क्योंकि इसी के अबाउट घुमाओगे तो 0। अब मान लो बच्चों मैं y एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं ऐसे, बच्चों इस तरह से घुमा रहा हूं। तो अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो बच्चों ध्यान से समझो, अब मैं ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, तो अब इसकी कोई ना कोई डिस्टेंस आ जाएगी, ये कोई ना कोई डिस्टेंस आ गई। तो पॉइंट मास का अगर मैं इसके हिसाब से निकालूंगा तो mr², 2mr²। तो अब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो जब मैं y एक्सिस के अबाउट यूं घुमाऊंगा तो इन मॉलिक्यूल्स की कुछ एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे मेरे पास एक्सिस ये है, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल कुछ डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो अब जब मैं y के अबाउट लूंगा तो वो नॉन जीरो आएगा, क्या आएगा, नॉन जीरो। ऐसे ही z एक्सिस ये रही, जब मैं z एक्सिस के अबाउट यूं घुमाऊंगा, मान लो मैं z एक्सिस के अबाउट यूं घुमा रहा हूं, तो z एक्सिस के अबाउट जब मैं घुमाऊंगा अगेन इन दोनों की कुछ डिस्टेंस आएगी, कुछ डिस्टेंस आएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं आएगा, तो नॉन जीरो। तो अब कंक्लूड करते हैं बच्चों, बताओ मोनोएटॉमिक के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोनोएटॉमिक के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। डाई या लीनियर पॉलीएटॉमिक उसके लिए एक्स डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी दोनों में 0 है क्या, तो बाकी दोनों में एनर्जी आएगी, बाकी दोनों में एनर्जी आएगी। तो बाकी दो में एनर्जी आएगी, तो हम इसकी रोटेशन की वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे, 2, क्योंकि 2 डायरेक्शन में एनर्जी आ रही है, एक में नहीं आ रही। ये पॉइंट समझ गए। अब मान लो मैं कोई नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक लेता हूं, जैसे अमोनिया या कोई भी और। तो अब नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो उसकी ज्योमेट्री मान लो कुछ ऐसे है, जैसे ओजोन मान लो, चलो कुछ ऐसे। तो अब इसको अगर मैं पकड़ता हूं
तो मान लो बच्चों जैसे ये है, ये एक नॉन लीनियर तो मान सकते हो, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, समझ गए। अब मान लो बच्चों जब मैं एक्स के अबाउट घुमाऊंगा, तो बच्चों एक्स के अबाउट जब मैं घुमाऊंगा, कैसे भी घुमाऊं, अब मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस आ जाए, अब मॉलिक्यूल की डिस्टेंस जीरो नहीं है। वाई के अबाउट जब मैं घुमाऊंगा, तब भी बच्चों मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस कुछ आ जाएगी। जेड के अबाउट घुमाऊंगा तब भी मॉलिक्यूल्स की कुछ डिस्टेंस आ जाएगी। तो कंक्लूजन समझो, नॉन लीनियर अगर पॉलीएटॉमिक है तो तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा आ जाएगा, कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो एक्स में भी एनर्जी होगी, वाई में भी होगी और जेड में भी होगी। तो याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। बच्चों बताओ, कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस, ट्रांसलेशन की वजह से कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन के कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। मोनोएटॉमिक के लिए रोटेशन का, डाई या लीनियर पॉलीएटॉमिक कितने होंगे, 2। ट्राई या नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, 3। तो बहुत सीधा सा है, 0, मोनो मतलब एक गोल बनेगा तो 0, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। बस ऐसे याद रख लो, समझ गए। एक्सप्लेन बच्चों मैंने कर दिया है, तो यही हम मान के चलते हैं, यही एक्सप्लेनेशन मानते हैं। हालांकि इसमें आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन चल सकते हैं कि भाई ऐसा ही क्यों, तो यही मान के चलते हैं। ये चीज समझ गए बच्चों। अब बच्चों तुम एक टेबल बना लो जो मैं बता रहा हूं, इस तरह से, टाइप्स ऑफ गैस, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, सीवी एफ आई टू आर, सीपी एफ आई टू आर प्लस आर, और गामा, जो लास्ट में है वो गामा है। गामा, ये बच्चों गामा है, आर जैसे ही दिखता है वो, गामा है लेकिन। तो गामा सीपी बाई सीबी, गामा सीपी बाई सीबी। तो जो साउंड में मैंने तुम्हें गामा बताया था, गामा आर टी बाई एम का अंडर रूट, वो गामा यही होता है, सीपी बाई सीबी। तो पहले बच्चों ये टेबल बना लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो बच्चों डिस्कशन नहीं करें, टेबल बना लें। टाइप्स ऑफ गैस, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, सीवी, सीपी, और गामा होता है सीपी बाई सीवी। तो बच्चों पहले कॉलम में है टाइप्स ऑफ गैस, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, सीवी, सीपी, और गामा दैट इज सीपी बाई सीवी। सबसे पहले अपने पास मोनोएटॉमिक जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर डाईएटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक जैसे N2O2, H2 या CO2, ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक जैसे अमोनिया, O3, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब बच्चों कोई सी भी गैस हो, बताओ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, ट्रांसलेशनल 3, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, और इसमें भी 3। अब बताओ मोनो के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम
0, डाई के लिए और ट्राई के लिए 3, जोड़ोगे तो यहां टोटल कितने मिलेंगे, यहां यहां 6। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो बच्चों अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया था F/2 RT, F/2 RT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर मैं लिखूंगा तो F हो गया मेरे पास 3/2 RT, इसमें लिखोगे तो 5/2 RT, इसमें लिखोगे तो 6/2 RT। अब सीवी बच्चों F/2 R होता है, कैसे वो आगे हम थर्मोडाइनमिक्स वगैरह पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। F/2 R, तो मोनोएटॉमिक के लिए F है 3, तो 3/2 R, इसमें 5 तो 5/2 R, इसमें 6 तो 6/2 R, इसी को हम 3R भी बोल सकते हैं। सीपी क्या होता है, इसी में R और जोड़ दो, तो 3/2 में R और जोड़ोगे तो कितना हो गया 5/2 R, इसमें R जोड़ोगे तो 7/2 R, इसमें R जोड़ोगे तो 4R। सीपी बाई सीवी इसको डिवाइड करोगे तो 5/3 1.66, 7/5 1.4, 4/3 1.33। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कर लिया बच्चों इतना, इधर डिस्कशन मत करो। इतना बच्चों क्लियर है। बच्चों जिसका हो गया हो वो भले ही क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40 उसे ट्राई कर सकता है। बच्चों याद रहे सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, आपस में कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, इतना पहले कर लो।
तो बच्चों बताओ, इतना कर लिया अभी? सबने कर लिया? ठीक है। बच्चों इससे हटा दो ना, चलो कर लो। तो बच्चों 37 बताओ आंसर। 37 आंसर कर लो इधर। बोलो बच्चों 37 के लिए आंसर। दिल्ली। बच्चों सीपी माइनस सीवी आर होता है, सीपी माइनस सीवी आर होता है। अब वो चाहे आर फिक्स ही होता है 25/3 या 8.3, वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, वो फर्क ही नहीं पड़ता। वो सीपी माइनस सीवी आर होता ही है। तो हाइड्रोजन के लिए भी आर होगा, ऑक्सीजन के लिए भी आर होगा, तो ए और बी क्या होंगे? बराबर। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया? फोर्थ। बोलो बच्चों कोई तकलीफ इसमें? ठीक है। 38। बोलो बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर ए मॉलिक्यूल इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हाफ केबीडी। अब के मतलब वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बॉम्बे या सेकंड करेक्ट है। बच्चों मैंने बता रखा है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी हाफ के टी, तो वो ठीक है। सेकंड आंसर ठीक है। 29, सॉरी 39 कर लो बच्चों। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए गैस इज एफ, देन रेशो ऑफ सीपी बाई सीवी। बहुत सिंपल सा है। करो बच्चों, बहुत आसान सा है। 39। अब बोलो आंसर। बोलो बच्चों। सही है। बच्चों देखो, सीवी लिखोगे तो F/2R, और सीपी लिखोगे तो F/2R प्लस आर, यही तो लिखोगे। अब गामा इन दोनों का रेशो लो, सीपी बाई सीवी। बच्चों डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया? 1। आर कट के ये उल्टा हो जाएगा, तो 1+2/f। 1+2/f। 1+2/f या 2/f+1, बात तो एक ही है। बच्चों देखो, सीवी F/2R, सीपी F/2R प्लस आर, इन दोनों का रेशो लो, तो ये तो 1 हो जाएगा और वो रिवर्स होके 2/f। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कोई तकलीफ? अब 40 नंबर बच्चों वही क्वेश्चन है, बस एन बोल दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन बोल दिया। तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट नहीं होगा हम। आंसर अब क्या होना चाहिए? बॉम्बे। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, इधर समझना बच्चों, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों इसमें अब क्वेश्चंस कैसे रहते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उस पर इधर फोकस करो बच्चों। अभी इधर आ जाए। देखो, मुझे बताओ, इस रूम में हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब थोड़ा सोच के आंसर दें। देखो, मैंने कहा हीलियम के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, हीलियम के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सपोज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 6। तो इस रूम में बच्चों बताओ, जो नियोन गैस होगी, नियोन गैस, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? नियोन गैस इस रूम में जो होगी, उसके एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? 6। आर्गन गैस होगी उसकी 6, ठीक है। अब मैंने बोला ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? हीलियम की 6 है, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी? बोलो बच्चों, हीलियम के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 6 है, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी इस रूम में?
कितना होगा समझो। हीलियम के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? हीलियम के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से 6 है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से कितनी आई? 2। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से 10। तो बताओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एनर्जी 10। मैं पूछता हूं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, समझ पाए? ठीक है। मान लो इस रूम में ओजोन गैस, ओजोन गैस, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की 2 है, तो 6। समझ गए? ठीक है। अब वापस समझो बच्चों, मुझे बताओ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑक्सीजन के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशन। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, इधर तुमसे कहा रूम में जो ऑक्सीजन है, रूम में जो ऑक्सीजन है उसकी टोटल एनर्जी मान लो कुछ मैंने दे दी 50 जूल, 50 जूल। तो बताओ इसमें से ट्रांसलेशन वाली कितनी है? ट्रांसलेशन वाली कितनी है? 30। रोटेशन वाली, उनका रेशो 3:2। ऐसे समझो इस रूम में जो अमोनिया गैस है उसकी एनर्जी मैंने बोल दिया सपोज 10 जूल। कितनी है? 10 जूल। तो बताओ उसमें ट्रांसलेशन का कितना हिस्सा है? अमोनिया में ट्रांसलेशन का हिस्सा कितना होगा? टोटल अमोनिया की एनर्जी 10 जूल है। अब उसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मिला के 10 जूल है। अकेले ट्रांसलेशन की एनर्जी कितनी होगी? 5। क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशन के भी 3, तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी, बराबर होगी। तो टोटल 10 है, तो 5 ट्रांसलेशन की, 5 रोटेशन की। अब मैं बोलता हूं ट्रांसलेशन और रोटेशन का रेशो 1:1। समझ पाए बच्चों? कहीं कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। आगे बच्चों इस तरह से लिख लो, आगे बच्चों लिख लो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन Cp, Cv and gamma, relation between Cp, Cv and gamma, relation between Cp, Cv and gamma। तो बच्चों मैं फॉर्मूले निकाल रहा हूं, पर फॉर्मूले मुझे भी याद नहीं रहते हैं, तो प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस याद रखना जरूरी है, फॉर्मूले तुम भूल जाओगे। ठीक है ना? तो प्रोसेस पे फोकस करो। वो देखो फर्स्ट बच्चों बताओ Cp माइनस Cv क्या होता है? R। मान लो मैंने पूरे को Cv से डिवाइड कर दिया, तो Cp बाई Cv, Cv बाई Cv, R बाई Cv। बच्चों बताओ Cp बाई Cv क्या हुआ? Cp बाई Cv गामा, यहां 1, R बाई Cv, तो Cv यहां से तुम्हारे पास आ गया R अपॉन गामा -1। तो बच्चों आगे भी हम इसे यूज करेंगे, तो याद रहे। ठीक है, नहीं रहे तो मैं याद दिलाऊं तो मान लेना कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो प्रोसेस याद रखना जरूरी है, बाकी फॉर्मूले भूल ही जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कर लो। बच्चों फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है। सेकंड बच्चों बताओ Cp माइनस Cv क्या होता है? Cp माइनस Cv R। अब मैं इसको Cp से डिवाइड कर रहा हूं, तो Cp बाई Cv, Cv बाई Cp, R बाई Cp।
ये क्या हो जाएगा 1, ये सीवी बाई सीपी, सीवी बाई सीपी को बच्चों तुम लिख सकते हो 1 बाई गामा आर बाई सीपी। बच्चों इधर उधर करता हूं तो 1 माइनस आर बाई सीपी 1 बाई गामा। बच्चों इसको लिख सकते हो गामा -1 अपॉन गामा आर बाई सीपी। तो सीपी तुम्हारे पास आ गया गामा आर अपॉन गामा -1, गामा आर अपॉन गामा -1। कर लो बच्चों इतना। अब बच्चों मुझे बताओ, जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास तुम कितना बोलते हो? 35.5। तो बच्चों ये 0.5 मॉलिक्यूलर मास में कैसे आएगा? एवरेज। कैसे आता है? एवरेज। 0.5 एक्चुअल में कैसे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो अब क्लोरीन के तुम्हारे पास दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का मॉलिक्यूलर मास होता है 35, एक का क्या होता है 37। अब उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से जैसे एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला होता है N1 M1 N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2, उससे हम एवरेज निकाल लेते हैं। ऐसे बच्चों अगर हमें मिक्सर की स्पेसिफिक हीट निकालनी हो, मिक्सर की स्पेसिफिक हीट निकालनी हो तो हम वही फंडा यूज करते हैं। मान लो मिक्सर की मुझे सीपी निकालनी है तो N1 CP1 N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। ऐसी सीवी निकालनी N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। बच्चों बताओ यहां तक कर लिया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बच्चों लिख लो, ये हटा दो ना बच्चों। नेक्स्ट इस तरह से लिख लो CP CV गामा फॉर मिक्सचर, CP CV गामा फॉर मिक्सचर। तो CP मिक्स N1 CP1 N2 CP2 N1 प्लस N2। बच्चों ज्यादा होंगे तो ज्यादा आ जाएंगे। ऐसे CV मिक्स N1 CV1 N2 CV2 N1 प्लस N2 ये आ जाएंगे। बच्चों इसका बहुत ध्यान रखना है, गामा मिक्स इसमें N1 गामा 1 N2 गामा 2 वो नहीं लगेगा, N1 गामा 1 N2 गामा 2 नहीं लगेगा। इसके लिए तुम क्या करोगे, CP मिक्स बाय CV मिक्स ये लगाओगे। अब CP मिक्स तुम्हें पता है, CV मिक्स तुम्हें पता है, उससे तुम गामा मिक्स निकाल सकते। समझ गए? चाहो तो दोनों को डिवाइड करके एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, बट ध्यान रहे गामा में N1 गामा 1 N2 गामा 2 नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। यह बच्चों में लिख देता हूं गामा मिक्स N1 गामा 1 N2 गामा 2 N1 प्लस N2 ये नहीं लगेगा, ये गलत है। देखो सीधी सी बात है, गामा हमने कैसे डिफाइन किया? सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी डिफाइन किया है। तो सीपी मिक्स और सीवी मिक्स का रेशियो तुम्हें गामा मिक्स देगा। अगर तुम सिंपली N1 गामा 1 लगा दोगे वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों इतना आप कर लो, बाकी फिर हम देखते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों इसमें अगर तुम देखो तो 41 42 43 इसे एक बार अटेम्प्ट कर लो बच्चों।
41, 42, 43, बच्चों बताओ 41 में आंसर। तो बच्चों 7/2 आर तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी, तो 7/2 आर सीपी है, तो सीवी कैसे लिखोगे? 7/2 आर माइनस आर यानी कि 5/2 आर। अब गामा चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दो 7/5, या डायरेक्ट डाई एटॉमिक गैस है तो 7/5। ठीक है 42 बच्चों बताओ। तो बच्चों सीधा नॉलेज बेस्ड है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब वही नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए सीवी क्या होता है? 3 आर। अब 43rd बोलो बच्चों। बच्चों अभी भी हमने डिस्कस किया, सीवी अपने पास क्या होता है? R/γ-1 सही है। सीपी गामा R/γ-1 वो भी सही है। सीपी बाई सीवी भी गामा होता है, वो भी सही है। सीपी माइनस सीवी 2 आर दिया है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। समझ गए बच्चों? ओके। अब बच्चों समझो, जो सीट 2 आज हमने डिस्कस की थी, तो बच्चों सीट 3 जो तुम्हारे पास है मिल गई है ना? तो बच्चों वो पूरी कर सकते हो, वो पूरी कर लेना, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? तो सीट 3 उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अब तुम कर सकते हो। इवन बच्चों केटीजी वाला जो पार्ट है वो लगभग खत्म होता है, मतलब थोड़ा बहुत बचा है, प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी करनी है। तो ठीक है बच्चों, बाकी देखते हैं। ओके, थैंक यू।